Hello students, I'm Dr. Vinod Kamble and now we are going to see the question techniques of scientific management. Scientific management का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे कोई भी काम करने के लिए आपको अलग अलग मेथड्स फाइंड आउट करने हैं, हर एक मेथड को आपको एनालाइज करना है और उसमें से कौन सा बेस्ट मेथड है उसको आपको सिलेक्ट करना है. दैट इज कॉल्ड एज साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो यहाँ पे हम लोग वही देखेंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट करने के कौन से अलग अलग तरीके होते हैं या टेक्निक्स होते हैं. पहला टेक्निक है वर्क स्टडी. ओके, ये मेन टेक्निक है और ये उसके सब पार्ट्स है ना. वर्क स्टडी का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम हम लोग को करना है तो पहले हम लोग को वर्क स्टडी करना पड़ता है, उस काम के बारे में हम लोग को प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ता है. तो वर्क स्टडी के अंदर हम लोग चार चीजें करते हैं: टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी एंड फटीग स्टडी. पहला है टाइम स्टडी. नाउ टाइम स्टडी का मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग एम्प्लॉय को कोई भी काम देते हैं तो वो काम को हम लोग को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और हम लोग को टाइम रिकॉर्ड करना है कि वो काम कितने टाइम में वो एम्प्लॉय कंप्लीट कर पा रहा है. तो उससे हम लोग को वो एम्प्लॉय वो काम के लिए कितना टाइम ले रहा है या उस काम के लिए कि उसको कितना टाइम की रिक्वायरमेंट है वो हम लोग को पता चलेगी और उससे क्या होगा, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी मेजर करने में हमको हेल्प होगा. सो हम लोग ने क्या किया, एम्प्लॉय को काम करने के लिए कितना टाइम लग रहा है उसको ऑब्जर्व किया, रिकॉर्ड किया. उससे वो एम्प्लॉय को वो काम कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है वो पता चल रहा है. और ये जो टाइम स्टडी होती है उससे हम लोग को एम्प्लॉय की एफिशिएंसी मेजर करने में हेल्प होती है. दैट इज टाइम स्टडी ना. दूसरा जो है वर्क स्टडी के अंदर वो है मेथड स्टडी. ना मेथड स्टडी का मतलब क्या है, कोई भी काम करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं. जैसे तुम्हारी पढ़ाई करने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं, जैसे कि तुम लेक्चर्स वगैरह जो होते हैं कॉलेज के वो अटेंड कर सकते हो, तुम सेल्फ स्टडी कर सकते हो, तुम यूट्यूब पे वगैरह वीडियोस देख के पढ़ाई कर सकते हो. सो अलग अलग तरीके हैं तुम्हारे पढ़ाई करने के. तो उसमें से तुम लोग को क्या करना है कि बेस्ट वाला तरीका तुम लोग को फाइंड आउट करना है. क्योंकि क्या होता है कि बेस्ट तरीके से अगर आप काम करोगे तो उससे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी और कॉस्ट भी आपके कम होने में हेल्प हो जाएगा. कोई भी काम करने के लिए आपको बेस्ट तरीका फाइंड आउट करना है जो भी आपके पास मेथड्स अवेलेबल है उसमें से. अभी ये बेस्ट तरीका जो है वो फाइंड आउट करना इम्पोर्टेंट है बट चैलेंजिंग भी है. काफी बार हम लोग को पता नहीं चलता कि कौन सा बेस्ट रहेगा तरीका करके, तो हम लोग को बेस्ट तरीका फाइंड आउट करना है. अगर आप बेस्ट तरीका काम कर के लिए अपने फाइंड आउट करते हो, उससे क्या होता है कि आपका एक तो वेस्टेज कम हो जाता है, किसका, टाइम का और रॉ मटेरियल का, और दूसरा आपके रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है. ओके, सो यहाँ पे बेसिकली तुम लोग को क्या लिखना है कि हर एक काम करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं और आपको क्या करना है, वो काम को करने का बेस्ट मेथड जो है फाइंड आउट करना है, जिससे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी और कॉस्ट भी कम हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज मोशन स्टडी. नाउ मोशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट. किसकी मूवमेंट, एम्प्लॉयज की मूवमेंट और मशीन की मूवमेंट्स. मोशन स्टडी जो होता है वो किया जाता है एम्प्लॉय की अननेसेसरी मूवमेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए. ना एम्प्लॉयज के अननेसेसरी मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है कि एग्जांपल के साथ मैं तुम लोग को बताता हूँ. सपोज एक कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पे ईट वगैरह उठाने वाले या रेत वगैरह उठाने वाले वर्कर्स होते हैं. तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर बन चुका है, सेकंड फ्लोर बन चुका है, थर्ड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन चालू है. तो उनको ईट और रेत जो होता है वो पूरा सर पे उठा के लेके जाके थर्ड फ्लोर पे पहुंचाना रहता है. अब ये बार बार अगर आप ऊपर नीचे करोगे तो आप बहुत ज्यादा थक जाओगे बिकॉज आपके बॉडी की मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रही है. तो इसमें बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, तो आपको पता होगा कंस्ट्रक्शन साइट पे एक तरीके की लिफ्ट होती है. उसके अंदर से आप क्या कर सकते हो, वो जो मटेरियल है रेत ईट वगैरह उसको आप थर्ड फ्लोर तक पहुंचा सकते हो या आप क्रेन वगैरह यूज कर सकते हो. तो वर्कर्स के बॉडी की मूवमेंट कम होगी. हियर व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डूइंग मोशन स्टडी, जिसके अंदर आप वर्कर्स के बॉडी की मूवमेंट जो है अननेसेसरी मूवमेंट उसको आप एलिमिनेट कर रहे हो. और उसके वजह से क्या होगा कि वर्कर्स की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ने में हेल्प होगी. अगर बार बार वर्कर ऊपर नीचे करेंगे तो डेफिनेटली उनकी एफिशिएंसी कम होगी बिकॉज वो थक जाएंगे. उसको हम लोग बोलते हैं मोशन स्टडी. तो मोशन स्टडी से हम लोग एम्प्लॉय की कौन सी अननेसेसरी मोशंस है, मूवमेंट है बॉडी की, वो फाइंड आउट करके उसको कम करने की कोशिश करते हैं. फटीग स्टडी. नाउ व्हाट इज फटीग, फटीग का मतलब होता है टायर्डनेस, जहाँ पे आप फिजिकली और मेंटली क्या होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हो. अभी आपको फटीगनेस कब आता है, कब आप थक जाते हो, तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट सफिशिएंट ब्रेक. आप बहुत ज्यादा समय के लिए काम करते हो, मतलब आप 14 घंटे 18 घंटे काम करते हो, नो ब्रेक इन बिटवीन. आपके ऊपर टारगेट के प्रेशर्स हैं. ओके, आपको टारगेट बहुत ज्यादा दिया जा रहा है और आपके पास टाइम कम है. आपको ऐसे मशीन्स को यूज करना है जो बहुत ज्यादा हेवी है या जो आपको इतनी ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आती है. विदाउट कोई ट्रेनिंग दिए बिना आपको वो हैंडल करने के लिए बोला जाता है.
उसमें भी आपको टायर्डनेस आ जाता है, एक मेंटल टायर्डनेस आ जाता है उसमें। वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, हवा आने जाने के लिए खिड़कियां नहीं है, लाइट प्रॉपर नहीं है, बैठने के लिए सीट्स नहीं है, पॉल्यूशन है। तो इन सब चीजों की वजह से एम्प्लॉयज क्या होते हैं, फटीग में चले जाते हैं, वो थक जाते हैं। और जब एम्प्लॉय थक जाते हैं तो उसका जो परिणाम होता है, इफेक्ट जो होता है, वो उनके हेल्थ के ऊपर या उनके एफिशिएंसी के ऊपर आ जाता है। मतलब उनकी हेल्थ तो खराब हो जाएगी, प्लस वो लोग अच्छे से काम भी नहीं कर पाएंगे बिकॉज दे आर टायर्ड फिजिकली। तो फटीग स्टडी में हम लोग क्या करते हैं, फटीग स्टडी में हम लोग एम्प्लॉय का जो फटीगनेस है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। हम लोग कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हैं जिससे एम्प्लॉय की फटीगनेस जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। फटीग कम होगी तो एम्प्लॉय कम थकेंगे, तो ऑब्वियसली उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, काम करने की जो एफिशिएंसी, वो इंप्रूव हो जाएगी। सो ये जो थे वो 4 सब पार्ट्स हैं आपके वर्क स्टडी के। वर्क स्टडी मैंने आपको बताया कि वर्क को एनालाइज करना है। वर्क को एनालाइज करने के लिए हम लोग को टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी और फटीग स्टडी करना है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। नाउ सेकंड वन इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। नाउ स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब यहाँ पे हम लोग लेंगे अच्छी क्वालिटी के, ओके, अच्छी क्वालिटी के हम लोग को टूल्स, इक्विपमेंट, मशीन्स वगैरह यूज करनी चाहिए। अगर हम लोग अच्छे क्वालिटी के टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज करेंगे तो उससे क्या फायदा होगा, देखो यहाँ पे एक तो स्पॉइलेज कम होगा, खराब जो है वो रॉ मटेरियल कम होगा, रॉ मटेरियल का वेस्टेज कम होगा। तीसरी चीज कॉस्ट कम होगा, क्योंकि जब वेस्टेज बढ़ेगा तो डेफिनेटली तुम्हारा कॉस्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, पर यहाँ पे वेस्टेज ही कम हो रहा है, स्पॉइलेज कम हो रहा है, तो कॉस्ट कम हो रहा है। नेक्स्ट, एम्प्लॉय का फटीगनेस भी कम हो जाएगा। खराब मशीन को चला चला गए एम्प्लॉयज भी कहीं ना कहीं पे मेंटली फिजिकली दोनों भी थक जाते हैं, तो वो थोड़ा कम हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, जैसे घर के अंदर हमारे फ्रिज अगर खराब हुआ रहेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करता है। सेम तरीके से अगर सपोज गाड़ी का कोई पार्ट अगर खराब हुआ रहेगा तो गाड़ी ज्यादा पेट्रोल पीती है। तो खराब चीजों की वजह से क्या होता है कि तुम्हारा नुकसान ही होता है हमेशा। ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक्स है उसके अंदर हम लोग को बताया कि हम लोग को स्टैंडर्डाइज क्वालिटी के टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज करने हैं। वो यूज करेंगे तो हम लोग को ये बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट इज साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। फर्स्ट विल अंडरस्टैंड व्हाट इज साइंटिफिक सिलेक्शन। साइंटिफिक सिलेक्शन का मतलब होता है राइट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना राइट जॉब के लिए बाय यूजिंग साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर। ना यहाँ पे क्या होता है कि तुम लोग एम्प्लॉय के अलग अलग टेस्ट कंडक्ट करते हो। एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, नॉलेज टेस्ट हो गया, पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, या उनके दूसरे जो कम्युनिकेशन स्किल के रिलेटेड वगैरह, या जो भी आपको जॉब के रिक्वायरमेंट है उसके आप टेस्ट उनके कंडक्ट करोगे। टेस्ट के बाद में उनका प्रॉपर इंटरव्यू कंडक्ट करोगे, ताकि आप वो एम्प्लॉय के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेशन करके उसका ओपिनियन जान सकते हो, उसके बारे में आप अच्छे से जान सकते हो। और ये सब करने के बाद में आपको कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक सिलेक्शन। बड़ी बड़ी कंपनीज में देखना आप, इंटरव्यू के 2-4 राउंड होते हैं, तो हर एक राउंड में आपको क्या किया जाता है, जांचा परखा जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक सिलेक्शन। सिर्फ एम्प्लॉय आया, मेरे सामने बैठा, उसके साथ मैंने 5 मिनट बात किया और उसको बोला मैंने जॉब पे आ गया, तो इसको हम लोग साइंटिफिक नहीं बोल सकते। इसके लिए आपको प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट करने हैं, फिर बाद में एम्प्लॉय के प्रॉपर इंटरव्यू कंडक्ट करना है, और फिर बाद में हम लोग को एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है। आगे है, एम्प्लॉय का सिलेक्शन होने के बाद में उनको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग देना है, बिकॉज ट्रेनिंग की वजह से क्या होता है, एम्प्लॉय की स्किल इंप्रूव हो जाती है, उनकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, उनको नई नई चीजें पता चलती है, और उसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। सो दो चीजें यहाँ पे बताई कि पहले तो एम्प्लॉय का साइंटिफिक सिलेक्शन होना चाहिए, और दूसरा उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना चाहिए। नेक्स्ट टेक्निक जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, ओके, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। अभी ये टेक्निक का नाम है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ना फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि इसके अंदर टेलर क्या कहते हैं, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन को हम लोग को अलग अलग करना है। मतलब प्लानिंग जो होगा वो अलग से होगा, इम्प्लीमेंटेशन जो होगा अलग से होगा। प्लानिंग मतलब क्या, जहाँ पे हम लोग सब प्लान करते हैं कि कैसे काम करना है, कब काम करना है वगैरह, वो सब। इम्प्लीमेंटेशन मतलब वो जो प्लान किया उसको हम लोग को लागू करना है या उसको हम लोग को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे उसका मतलब क्या होता है, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन को सेपरेट करना, कि अलग सेट ऑफ लोग जो होंगे वो प्लानिंग देखेंगे और दूसरे जो लोग हैं वो इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो ऐसे दो हिस्सों में आप काम को क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। और यहाँ पे जो तुम्हारा एम्प्लॉय है उसके ऊपर अलग दो सेट के सुपरवाइजर्स ध्यान रखेंगे। मतलब प्लानिंग के अंदर 4 सुपरवाइजर्स होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए 4 सुपरवाइजर्स होते हैं, ऐसे टोटल 8 सुपरवाइजर्स होते हैं। तो एक एम्प्लॉय के ऊपर टोटल 8 लोग सुपरवाइज करते हैं। जैसे ये एम्प्लॉय है तो ये प्लानिंग के सुपरवाइजर्स है 4 लोग, तो ये एक सेट ऑफ सुपरवाइजर हो गया। ये इम्प्लीमेंटेशन के सुपरवाइजर है, तो ये दूसरा सेट ऑफ सुपरवाइजर हो गया। तो ऐसे टोटल 8 लोग जो है वो एक एम्प्लॉय को ऑब्जर्व कर रहे हैं या उसको सुपरवाइज कर रहे हैं। अभी ये सब क्या है, मैं आगे के स्लाइड में तुम लोगों से इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि रूट क्लर्क क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्लर्क क्या होता है वगैरह। सिर्फ हम लोग को यहाँ पे इतना ही समझना है कि
प्लानिंग को और इम्प्लीमेंटेशन को हम लोग को अलग अलग करना है। प्लानिंग के जो सुपरवाइजर होंगे वो भी एम्प्लॉय को सुपरवाइज करेंगे, जिसके अंदर 4 सुपरवाइजर होते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन के जो सुपरवाइजर्स है वो भी एम्प्लॉय को क्या करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, जिनके अंदर भी 4 सुपरवाइजर्स होते हैं। तो टोटल 8 लोग एम्प्लॉय को सुपरवाइज करेंगे। तो आगे हम लोग ये भी जो प्लानिंग लेवल के सुपरवाइजर्स है और इम्प्लीमेंटेशन लेवल के सुपरवाइजर्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। प्लानिंग लेवल पे हम लोग ने देखा था, पहला था रूट क्लर्क। ओके, नाउ रूट क्लर्क का काम क्या होता है, दे टेल हाउ वर्क मूव फ्रॉम वन मशीन टू अदर मशीन। एक मशीन से दूसरी मशीन में कैसे काम को लेके जाना है वो आपको वो बताते हैं, उसके बारे में प्लानिंग होता है यहाँ पे। इंस्ट्रक्शन क्लर्क जो होता है वो आपको इंस्ट्रक्शन देता है, काम को कैसे कंप्लीट करना है उसके बारे में, मतलब इन शॉर्ट कोई भी काम शुरू होने से पहले कैसे कैसे हम लोग को काम को प्रोसीड करना है उसके बारे में वो बताते हैं। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो होते हैं, ओके, वो आपका टाइम डिटरमाइन करते हैं कि इतने टाइम में आपका काम कंप्लीट होना चाहिए। खर्चा जो होता है, कॉस्ट जो होता है, उसके बारे में आपको वर्कआउट करके बताते हैं कि इतने कॉस्ट में काम होना चाहिए। डिसिप्लिन क्लर्क का काम क्या है, फैक्ट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं वो देखने का काम होता है। तो ये प्लानिंग लेवल के 4 सुपरवाइजर्स हैं। इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे देखो कौन होता है, गैंग बॉस। ये जो होते हैं वो एक्चुअली आपसे क्या करते हैं, वर्क डन करवाते हैं या काम करवा के लेते हैं। स्पीड बॉस, वो देखते हैं कि आपकी स्पीड प्रॉपर है कि नहीं, आप टाइम में वो काम को कंप्लीट कर पाओगे कि नहीं। रिपेयर बॉस जो होते हैं वो आपकी मशीन वगैरह प्रॉपरली है कि नहीं, मेंटेनेंस वगैरह उनका करने का काम करते हैं, खराब वगैरह तो नहीं है ना, वो सब चेक करने का जो काम होता है, हैंडल करते हैं वो लोग। और एक इंस्पेक्टर होता है, वो इंश्योर करता है कि आपका वर्क जो है वो स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड के हिसाब से हो रहा है कि नहीं, मतलब एक स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वालिटी वर्क आपके यहाँ पे हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे 8 सुपरवाइजर जो है वो एक एम्प्लॉय को क्या करे, सुपरवाइज कर रहे हैं। आप अगर वो एक्सप्लेन नहीं करोगे कि गैंग बॉस क्या है, रिपेयर बॉस क्या है, चलेगा, बट एटलीस्ट आपको ये सब मेंशन करने कि ये प्लानिंग लेवल के सुपरवाइजर है और ये इम्प्लीमेंटेशन लेवल के सुपरवाइजर्स है। एंड द लास्ट वन इज डिफरेंशियल पीस रेट वेज। डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान का मतलब क्या होता है कि हम लोग को यहाँ पे वर्कर्स का जो रेम्यूनरेशन है वो उनके स्टैंडर्ड आउटपुट के ऊपर डिसाइड करना है। मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो मैंने रेड में हाईलाइट किया हुआ है, जो एम्प्लॉयज बहुत अच्छे से काम करते हैं या स्टैंडर्ड क्वालिटी से ज्यादा काम करते हैं उनको हमको ज्यादा रेम्यूनरेशन पे करना है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो एम्प्लॉय बिलो स्टैंडर्ड काम करते हैं, जितना मतलब उनको बोला गया उससे भी कम काम करते हैं, तो ऑब्वियसली उनको हम लोग को क्या करना है, कम रेम्यूनरेशन पे करना है। सो हम लोग को डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान बनाना है, जहाँ पे अच्छा काम करने वाले को हमको हायर रेम्यूनरेशन पे करना है, कम काम करने वाले को लो रेम्यूनरेशन पे करना है। इससे क्या होता है कि जो अच्छा काम करने वाला है वो उसको और मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा कार्य करने के लिए, और जो खराब काम करने वाले या कम काम करने वाले उनको एक सबक मिलेगा एंड दे विल आल्सो स्टार्ट वर्किंग बेटर। इसके लिए हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान बनाना है हम लोग को। सो दीज वेर द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच।